हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। एक बात हम लोग आज क्राउन से रिलेटेड ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन के अंदर क्राउन का स्टेटस क्या है। और उस स्टेटस को जानने के लिए दो तर्क प्रमुख रूप से दिए जाते हैं। एक, सम्राट राज करता है, शासन नहीं। और दूसरा, सम्राट कोई गलती नहीं करता। तो एक तो ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा कि जब ब्रिटेन के अंदर सम्राट शक्ति शून्य है तो उसके बावजूद क्यों ब्रिटेन में राजतंत्र को बनाए रखा गया है, राजतंत्र को बनाए रखने का औचित्य क्या है। ये दो डिस्कस हम लोग आज की क्लास के अंदर करेंगे। तो पहले चलते हैं हम सम्राट के स्टेटस के ऊपर, जिसमें पहला लॉजिक हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सम्राट कोई गलती नहीं करता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। सम्राट के द्वारा कोई गलती होती ही नहीं है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे अगर हम कुछ फैक्ट्स को देखें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम क्या बता सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सम्राट न्यायालय के क्षेत्र से परे है। हालांकि हम लोगों ने ये कहा कि ब्रिटेन में सम्राट न्याय का स्रोत है, सभी कार्य सम्राट के सभी न्यायिक कार्य या न्याय प्रदान करने का काम सम्राट के नाम से होता है। लेकिन ब्रिटेन में सम्राट न्यायिक क्षेत्र से परे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि सम्राट को ना तो किसी भी मुकदमे के लिए बंदी बनाया जा सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई केस फाइल किया जा सकता है, और ना ही उसको किसी कार्य के लिए दंडित किया जा सकता है। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया के जितने भी आयाम हैं, वो आयाम ब्रिटेन में सम्राट के ऊपर लागू नहीं होते हैं। और इसलिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि सम्राट कोई काम कर ही नहीं रहा है। सम्राट के नाम पर सारे कार्य कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो। और उसके बावजूद सम्राट अगर कुछ निजी या कुछ विवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या करने की सोचता है, तो उसके संदर्भ में भी उसके ऊपर किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया अप्लाई नहीं की जाती। क्यों? एक और रीजन हम ये बता सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट एक गरिमामयी पद माना जाता है। इसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और उसी गरिमा के आधार पर सम्राट को न्यायिक प्रक्रियाओं से या न्यायिक क्षेत्र से मुक्त रखा गया है। तो पहला रीजन ये बता सकते हैं। दूसरा, ये कह सकते हैं कि सम्राट कोई गलती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन ने, ब्रिटेन में जो कन्वेंशंस चल रही हैं, उन्होंने ब्रिटेन में सम्राट को एक शक्ति शून्य पद के रूप में स्थापित किया है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था के तहत सम्राट संवैधानिक प्रधान तो है, सारी कार्यपालिका शक्तियां सम्राट के अंदर निहित की गई है, लेकिन सम्राट उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। सम्राट का जो पद है वो प्रेस्टिजियस पद है, वो अपना एक अलग महत्व अवश्य रखता है, शासन की सत्ता का प्रतीक अवश्य है, लेकिन उस प्रतीक के अंदर कार्य क्षमता बिल्कुल भी संविधान के द्वारा नहीं सौंपी गई है। तो जिसको हम लोग पिछली कुछ क्लासों में कह रहे हैं कि ब्रिटेन में सम्राट जो है वो गोल्डन जीरो या स्वर्णिम शून्य है। तो वो स्वर्णिम शून्य इसी आधार पर कि वो केवल शासन का एक प्रतीक है, और उस प्रतीक को किसी भी प्रकार की, ना तो फॉर्मल ना इनफॉर्मल, ना संवैधानिक तौर पर ना विवेकीय तौर पर किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, या वो किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है। तो सम्राट जब शक्ति शून्य है तो क्लियर है कि सम्राट कभी कोई गलती करता ही नहीं है। तीसरा, यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि सम्राट के अंदर या इस पद में सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित की गई है, तो इसके लिए भी एक दूसरा लॉजिक ये दिया जाता है कि सम्राट अपनी उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करता है। तो सम्राट का अपना निजी विवेक है ही नहीं, है ना। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि सम्राट अगर कोई कार्य करता है तो
उस पर प्रति हस्ताक्षर मंत्री के संबंधित मंत्रिमंडल के संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और उस कार्य के लिए उस मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। सम्राट किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं है, चाहे वो उसका विवेकी विषय हो, चाहे वो निजी विषय हो, अनिवार्य या फिर संवैधानिक विषय हो। हर विषय के ऊपर सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श के कार्य करने के लिए बाध्य है और इसी बाध्यता के चलते उसे जिम्मेदारी से मुक्त माना गया है, उसे उत्तरदायित्व से परे रखा गया है। तो जब किसी कार्य के लिए उत्तरदायित्व ही नहीं है, किसी कार्य के लिए उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, या हम यूं कह दें इन शॉर्ट कि जब वो कोई कार्य कर ही नहीं रहा है अपनी इच्छा से, तो वो कोई गलती कैसे कर सकता है। तो इस अर्थ में हम तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हैं कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। और चौथी और एक और आखिरी बात यहाँ पर क्या बताई जा सकती है कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए कलेक्टिव तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम सामूहिक उत्तरदायित्व कह रहे हैं। तो कलेक्टिव तौर पर भी मंत्रिमंडल उत्तरदायी है और व्यक्तिगत तौर पर भी एक मंत्री उत्तरदायी है। सारे कार्य जो सम्राट के हैं, जो कार्यपालिका के कार्य सम्राट में निहित किए गए हैं, उनमें से एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसकी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की नहीं है। मंत्रिमंडल ही टोटली रेस्पॉन्सिबल है सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। तो जब मंत्रिमंडल रेस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब सम्राट कोई काम नहीं कर रहा, सम्राट कोई गलती नहीं कर रहा। तो ये पहला हम एस्पेक्ट बता सकते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट का स्टेटस क्या है, कि सम्राट गोल्डन जीरो है और उसके पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए वो कभी कोई गलती नहीं करता। दूसरा अगर आर्ग्यूमेंट इसमें हम देखें सम्राट के स्टेटस में, तो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में सम्राट राज करता है, शासन नहीं। देखिए एक 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 सामान्य अवधारणा क्या है, जब हम किसी जनरल सेंस में बात करते हैं तो राज करने का मतलब क्या है? राज करने का मतलब आराम करना, कोई काम नहीं करना, है ना। और आराम आराम भी कैसे कर रहे हैं? पूरे ठाट बाट के साथ आराम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त रहते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के अंदर भी सम्राट शासन का, सत्ता का, श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक है। शाही तरीके से वो अपना जीवन जीता है, तो वो राज कर रहा है, लेकिन वो रूल नहीं कर रहा है, वो शासन नहीं कर रहा है। भले ही शासन की सारी शक्तियां उसके पास है, संविधान सारी शक्तियां उसमें निहित करता है, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। तो कहने का मतलब ब्रिटेन में सम्राट राज कर रहा है, शासन नहीं कर रहा है। अब इस आर्ग्यूमेंट के संबंध में अगर हम कुछ लॉजिक दें, तो क्या कहा जाता है कि देखने में थ्योरेटिकली क्या लगता है कि ब्रिटेन के अंदर निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र किसको कहते हैं? एक ऐसा शासन जिसमें राजा सर्वोपरि है, सारी शक्तियां राजा के पास है और राजा बिना किसी नियंत्रण के अपनी इच्छा से अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब उन शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की या निरंकुश राजतंत्र कहलाता है। ब्रिटेन में भी देखने में ऐसा ही लगता है कि शासन की सारी विधायी, सारी कार्यपालिका, सारी न्यायिक शक्तियों का स्रोत कौन है? सम्राट है, और सम्राट उन शक्तियों का प्रयोग करने का एकाधिकार रखता है। थ्योरेटिकली ये लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि सम्राट ब्रिटेन के अंदर सॉवरेन है, संप्रभु है, और उसी सॉवरेनिटी के आधार पर वो पूरी ब्रिटिश राज व्यवस्था में एक स्पेशल स्टेटस, एक विशेष स्थिति रखता है, क्योंकि सारे कार्य उसी के नाम पर होते हैं, सारी शक्तियां उसी में निहित है। तो देखने पर जो नजारा हमको सैद्धांतिक तौर पर नजर आता है, वो सम्राट को एक विशेष स्थिति प्रदान करता है ना। और ये कहा जाता है कि सम्राट ही शासन में सब कुछ है। अगर कुछ और इसमें आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र के अंदर भी सम्राट न केवल विधायी मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में ही नहीं, कानून को क्रियान्वयन के क्षेत्र में नहीं, बल्कि न्यायिक क्षेत्र में भी न्याय का प्रमुख स्रोत जो है वो सम्राट है। जितने भी जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड फंक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, वो सम्राट के नाम पर, सम्राट के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है।
कानून निर्माण के क्षेत्र में भी सम्राट को महत्व दिया जाता है। ये माना जाता है कि संसद के साथ मिलकर सम्राट जो है वो कानूनों का निर्माण करता है। यहां तक कि ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, संसदीय सरकार, उसको भी ये कहा जाता है कि ये महामहिम की सरकार है। जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी ये कहा जाता है कि ये महामहिम का विपक्ष है। जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए भी कहा जाता है कि ये महामहिम की सेनाएं हैं। जो प्रजा है, कॉमन मैन, उनके लिए कहा जाता है कि ये महामहिम की निष्ठावान प्रजा है। मतलब ये सारे फैक्ट्स क्या बता रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर सम्राट सब कुछ है, सब कुछ उसी के नाम पर, उसी के द्वारा किया जाता है। जितनी भी जो संरक्षण की शक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हैं, वो सम्राट के द्वारा की जा रही है। युद्ध और शांति की घोषणाएं सम्राट के द्वारा की जा रही है। संधियां सम्राट के द्वारा की जा रही है। संसद के अधिवेशन उनको बुलाना, उनको स्थगित करना, ये सम्राट के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि संसद के अंदर उद्घाटन भाषण सम्राट के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये सारे काम सम्राट के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन ये सब थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है। जैसे मैंने कहा था, देखने में लगता है कि ये सब सम्राट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। व्यवहार में सम्राट की शक्तियों का प्रयोग क्राउन के द्वारा किया जा रहा है, और सम्राट उस क्राउन का एक पार्ट है। और उस वो पार्ट होने के कारण सम्राट उनका प्रयोग खुद ना करके जो अपने दूसरे सहयोगी हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री या ब्यूरोक्रेसी, इनके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सैद्धांतिक तौर पर क्या नजर आता है कि ब्रिटेन के अंदर निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि निरंकुश नहीं, बल्कि वहां पर सीमित राजतंत्र है। सीमित राजतंत्र का मतलब जहां राजा शासन का मुखिया तो है, लेकिन उस मुखिया को शासन की एबीसीडी लिखने का भी अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये इतना शक्ति शून्य बन गया है, या इस विभिन्न परंपराओं और कानूनों के माध्यम से सम्राट को इतना शक्ति शून्य बना दिया गया है कि कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि अगर सम्राट को संसद के दोनों सदन उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जारी करके कह दे कि आप इस पे हस्ताक्षर करो, तो भी सम्राट उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के का स्टेटस सम्राट का वहां पर स्थापित हो चुका है कि वो किसी भी प्रकार की अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सैद्धांतिक तौर पर भले ही वो ताकतवर नजर आए, लेकिन व्यावहारिक तौर पर उसके पास शासन से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकार नहीं है, और इसीलिए वो स्वर्णिम शून्य है। आपको कल भी मैंने एक बात बताई थी एक स्कॉलर की, जो क्या कहते हैं कि सम्राट के बारे में क्या कहा गया है कि यहाँ रहते हैं सम्राट हमारे, जो ना तो बुद्धिमानी का काम करते हैं और ना मूर्खता का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सम्राट कोई भी काम शासन से जुड़ा हुआ, कोई भी प्रतिक्रिया शासन से जुड़ा हुआ वो व्यक्त नहीं कर रहा है। तो ये शासन से जुड़ा हुआ कोई अधिकार उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो शासन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान है, सारे काम उसके नाम पर हो रहे हैं, वो राजसी ठाट बाट से अपना जीवन यापन कर रहा है, लोगों की श्रद्धा और सम्मान का केंद्र बना हुआ है, वो ब्रिटिश राज व्यवस्था की एकता का एक प्रतीक बना हुआ है। इसलिए क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन में सम्राट राज करता है, उसका राज चलता है, सब लोग सम्राट को देखते हैं, सबकी प्रतिष्ठा सम्राट के साथ जुड़ी हुई है। तो इस रूप में सम्राट जो है वो राज करने का काम कर रहा है, लेकिन शासन करने का काम उस सम्राट के द्वारा नहीं किया जा रहा। तो ये दो जो बातें हम लोगों ने देखी कि ब्रिटेन में सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता और ब्रिटेन में सम्राट राज करता है, शासन नहीं, इन दो बातों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो राजतंत्र अपनाया गया है वो सीमित राजतंत्र है। लोकतंत्र को जीवित रखते हुए राजा को केवल नाम मात्र का मुखिया बनाया गया है, केवल संवैधानिक प्रधान की स्थिति प्रदान की गई है, और कोई विशेष अधिकार जो कि पूर्ववर्ती काल में सम्राट को हुआ करते थे, वैसा कोई भी अधिकार
वैसी कोई भी स्थिति वर्तमान ब्रिटिश राज व्यवस्था में सम्राट के संबंध में देखने को नहीं मिलती है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट हम ब्रिटिश के सम्राट के स्टेटस को लेकर बता सकते हैं। अगली बात जो हम इसी से जुड़ी हुई कर सकते हैं वो है राजतंत्र का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ मोनार्की। इसी को यह भी कहा जा सकता है कि राजतंत्र को जीवित रखने के उत्तरदायी कारण क्या है, रेस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोनार्की। अब ये सवाल उठता क्यों है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ब्रिटेन में एक समय में शक्तिशाली राजतंत्र हुआ करता था, निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, राजा ही सर्वे सर्वा, राजा ही सब कुछ, असीम निर्बाध अपार शक्तियों का प्रयोग करने वाला राजा। लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जब विकास हुआ तो अभिसमयों और कानूनों के माध्यम से राजा की शक्तियां सीमित होती गई और वर्तमान में हम ये देखते हैं कि राजा बिल्कुल भी शक्ति शून्य हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कि जब राजा के पास कोई शक्तियां है ही नहीं, जब सम्राट शक्ति शून्य बन गया है और जब लोकतंत्र का वैश्विक तौर पर प्रसार हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्रिटेन में क्यों राजतंत्र को अभी भी बनाए रखा गया है? इसके तुलना में एक और लॉजिक ये दिया जाता है कि जब विश्व के दूसरे देशों में जहां पर भी राजतंत्र प्रचलित था, अधिकांश जगहों पर राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करके लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा प्रयास भी नहीं हुआ है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके चलते आज भी, जबकि लोकतंत्र प्रचलित है, आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र जिंदा है, राजतंत्र को बनाए रखा गया है? तो ये एक प्रमुख प्रश्न ब्रिटिश राज व्यवस्था के संबंध में उभर कर आता है, जिसके अपने लॉजिक हैं कि क्यों ब्रिटेन में राजतंत्र बनाए रखा गया है। तो पहला लॉजिक अगर हम देखें या पहला कारण अगर हम देखें तो हम हिस्टोरिकल रीजन बता सकते हैं, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब ग्लोरियस हिस्ट्री। ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। ब्रिटिश लोग अपने इस गौरवमयी इतिहास से आबद्ध हैं, वो बाउंड हैं, और चूंकि वहां पर सम्राट को प्रारंभ से ही प्रतिष्ठा की नजर से देखा गया, तो एक प्रकार का अटैचमेंट, एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो लोगों का सम्राट के साथ जुड़ा है। उस समय से जब सम्राट शक्तिशाली हुआ करता था, तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट बैकग्राउंड में स्थापित हुआ, ये इमोशनल अटैचमेंट कंटिन्यू रहा। जब राजा सम्राट शक्तिशाली था तब भी ये लोगों का इमोशनल अटैचमेंट था, और जब सम्राट की शक्तियों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया तब भी लोगों का ये इमोशनल अटैचमेंट सम्राट के पद के साथ बना रहा। तो ये जो ग्लोरियस हिस्ट्री है सम्राट की, उस ग्लोरियस हिस्ट्री के कारण लोकतंत्र में सम्राट के पद को बनाए रखा गया। एक और रीजन हम यहां पर बता सकते हैं कि राजतंत्र को इसलिए भी समाप्त नहीं किया गया क्योंकि राजतंत्र समय, आवश्यकता और मांग के अनुरूप परिवर्तित होता रहा। कल्पना करो कि अगर जो शक्तिशाली राजतंत्र पहले प्रचलित था, अगर उसी रूप में लोकतंत्र के साथ उसको बनाए रखा जाता तो क्या होता? सम्राट और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उभर कर सामने आ जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस राजतंत्र में सम्राट की स्थिति, सम्राट की शक्तियां समय के साथ परिवर्तित होती गई और वो लोकतंत्र के साथ फेमिलियर होती गई। तो इसीलिए एक हिस्टोरिकल ग्लोरियस इंस्टीट्यूशन के रूप में राजतंत्र को आज भी बनाए रखा गया है। इसके कारण कहीं पर भी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ब्रिटेन में ना तो चैलेंज मिल रहा है, ना ही कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उभर कर सामने आ रहा है। तो इसलिए जो ये ऐतिहासिक संस्था है, इसने अपने आप को मॉडिफाई किया है, समय के साथ बदला है, इसीलिए ये आज भी
करंट वर्तमान या कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में भी अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। तीसरी एक और बात जो यहाँ पर हम बता सकते हैं, हमने शुरू से ये बात पढ़ी है कि जो ब्रिटिश लोग हैं बाय नेचर वो कंजर्वेटिव है, वो रूढ़िवादी है। और जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं वो बनी रहे। अगर उनसे वर्तमान समय को किसी प्रकार की चुनौती नहीं मिल रही है, अगर वो संस्थाएं वर्तमान समय में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है, तो ऐसी संस्थाओं को जीवित रखा जाए। तो ब्रिटिश लोगों का यही रूढ़िवादी स्वभाव राजतंत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है, और वो चाहते हैं कि जब राजतंत्र लोकतंत्र को प्रभावित नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र को बनाए रखा जाए। तो ये कंजर्वेटिव नेचर जो है ब्रिटिश लोगों का, उस नेचर के चलते उन्होंने हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यूटी भी दी है और उसमें अपना विश्वास, अपनी निष्ठा भी बनाए रखी है। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है रिपब्लिकन फीलिंग्स का जो है वो वहां पर अभाव देखने को मिलता है, गणतंत्रात्मक भावनाओं का। गणतंत्र का मतलब क्या है कि शासन के मुखिया को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता है। ब्रिटेन के अंदर लोगों में ऐसी भावना ही नहीं है कि वो अपने मुखिया को निर्वाचित करना चाहते हैं, है ना। वहां का मुखिया कौन है, राजतंत्र, राजा, सम्राट, जो वंशानुगत तरीके से अपने पद को प्राप्त करता है। और ब्रिटिश लोग चाहते ही नहीं है कि वो इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को बदले और एक निर्वाचित संवैधानिक प्रधान की स्थापना करे, यानी कि गणतंत्र को स्थापित करे। वो अपने इस वंशानुगत राजतंत्र की परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपने इस गौरवमयी राजतंत्र में विश्वास बना हुआ है। अब ब्रिटिश लोगों का ये नेचर हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सम्राट का जो पद है या राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो 1300-1400 शताब्दी पुरानी व्यवस्था है ना। 1300-1400 वर्षों पुरानी ये राज व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। लेकिन बीच में कुछ अवसर ऐसे भी आए जब अगर ब्रिटिश लोग चाहते तो राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र को स्थापित कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1649 के अंदर क्रोमवेल वंश ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन 10 वर्षों के अंदर अंदर ये व्यवस्था फेल हो गई, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का इस क्रोमवेल वंश की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्रोमवेल वंश का रिपब्लिकन नेचर क्यों फेल हुआ? क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं हुआ। इसी तरह से 1688 के अंदर आपको पता है ब्रिटेन के अंदर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। और इस गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वहां पर क्रमिक रूप से संसदात्मक व्यवस्था मजबूत होती गई। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति भी एक अवसर था जब अगर चाहते तो ब्रिटिश लोग संवैधानिक प्रधान के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था कर सकते थे या गणतंत्र की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और राजा को ही, सम्राट को ही अपना संवैधानिक प्रधान के रूप में स्वीकार किया या मान्यता प्रदान की। तो ये दो अवसर जो ये प्रमाणित करते हैं कि ब्रिटिश लोगों के मन में कभी आया ही नहीं कि वो गणतंत्र को स्वीकार करें या गणतंत्र की व्यवस्था को अपने यहाँ पर अपनाएं। वो केवल और केवल राजतंत्र को या सम्राट को अपना सर्वोपरि मानते हैं, और इसीलिए वो अपनी इन्हीं सम्राट के प्रति निष्ठा की और समर्पण और श्रद्धा की भावना के कारण राजतंत्र को बनाए रखे हुए हैं, और वो गणतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते हैं। ये दूसरा लॉजिक हम बता सकते हैं। तीसरे लॉजिक की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट का पद इसलिए भी आज तक बना हुआ है क्योंकि ये एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, ये एक लोकप्रिय संस्था है। एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है मॉरिसन। मॉरिसन क्या कहते हैं कि संप्रभु का मतलब ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश लोगों के हृदय और मस्तिष्क में बहुत लोकप्रिय बन गया है। पहले भी
जब ब्रिटिश सम्राट शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में स्थापित था तब भी, और आज भी जब ब्रिटिश सम्राट शक्ति शून्य है तब भी वो लोगों के मन और मस्तिष्क में गहनता के साथ अपनी पेठ बना चुका है। आज भी वहां के लोग सम्राट को श्रद्धा का पात्र समझते हैं। जैसे एक परिवार में एक पिता के प्रति परिवार के सदस्यों का सम्मान श्रद्धा होती है, जैसे पिता का साया अपने ऊपर मानकर पुत्र बहुत संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश लोग भी सम्राट को पिता तुल्य मानते हैं और उतना ही सम्मान प्रदान करते हैं जैसे एक परिवार के मुखिया को दिया जाता है। एक बात ये। दूसरी बात, ब्रिटेन के अंदर जब संसद की बात करते हैं तो दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उच्च सदन को, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, वो बिल्कुल शक्ति शून्य है, विश्व का सबसे दुर्बलतम उच्च सदन है। ब्रिटिश राज व्यवस्था में कई बार इस दुर्बलतम सदन को समाप्त करने का विचार उठा। कई विमर्श ऐसे आए जब लॉर्ड सभा को समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन आज तक के इतिहास में सम्राट को खत्म करने की या सम्राट के पद को समाप्त करने का विचार या विमर्श कभी भी ब्रिटिश राज व्यवस्था में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और इस व्यवस्था के प्रति जो उनकी निष्ठा है, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, उसके चलते वो इस पद को निरंतरता देना चाहते हैं। इसीलिए एक और स्कॉलर्स की हम बात करते हैं, ऑग और जिंक। वो क्या कहते हैं कि जब सम्राट बकिंघम पैलेस में रहता है, वहां पर सम्राट का जो पैलेस है उनका नाम है बकिंघम पैलेस, कि जब सम्राट बकिंघम पैलेस में रहता है तो प्रजा अपने घरों में सुख की नींद सोती है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि कितना साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन मिलता है सम्राट के होने मात्र से, सम्राट के अस्तित्व मात्र से ब्रिटिश लोग अपने आप को कितना सेटिस्फैक्टरी महसूस करते हैं। तो ये एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश लोगों के बीच में, इसीलिए इस पद को, इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है और लोगों की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा को देखते हुए ये पद आज भी बना हुआ है। अगली बात अगर हम करें तो अगला रीजन हम बता सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और यह भी एक कारण है कि सम्राट का पद वहां पर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर शासन की सारी शक्तियां निहित होगी, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, और चूंकि उसके अंदर सारी शक्तियां निहित है इसीलिए वो संवैधानिक प्रधान भी है। अब ब्रिटेन के अंदर भी जब संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होगी? तो वहां पर यह तय किया गया कि जो ऐतिहासिक संस्था लंबे समय से चली आ रही है उसी संस्था को हम नाम मात्र की कार्यपालिका बना देते हैं, और वो संस्था कौन सी है? सम्राट। और जब वो सम्राट शक्ति शून्य है तो उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका राजतंत्र से किसी भी प्रकार का संघर्ष होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सम्राट का पद है ये ऑटोमेटिकली शक्ति शून्य हो चुका है ना। तो ये हकीकत ये है कि ये सम्राट जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में अच्छी तरीके से ये काम कर सकता है। तो इसी रूप में इस व्यवस्था को बनाए रखा गया है ना। अगर सपोज करो अमेरिका की तरह कोई व्यवस्था होती या कोई दूसरी शासन व्यवस्था, अधिनायक तंत्र या सैनिक तंत्र, किसी भी प्रकार का दूसरा शासन अगर वहां पर स्थापित होता तो दो तरह की कार्यपालिकाओं की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में एक नाम मात्र की कार्यपालिका चाहिए तो वो सम्राट के रूप में वहां पर उसको उन्होंने मान्यता प्रदान कर दी है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि लास्की ने एक बात कही है कि नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में सम्राट इतना शक्ति शून्य है कि वो लोकतंत्र को चुनौती नहीं दे सकता या वो लोकतंत्र के लिए बाधक नहीं है। लास्की कहते हैं
कि ब्रिटिश सम्राटों ने अपने आप को लोकतंत्र के हाथों बेच दिया है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां सरेंडर कर दी है। वो शक्तियां जो प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजतंत्र के तहत उन्हें प्राप्त थी, अब वो सब शक्तियां सम्राट के पास नहीं है। तो ये संसदीय शासन भी राजतंत्र की स्थापना में, उसको बनाए रखने में एक प्रमुख कारण है। दूसरा हम बता सकते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर, व्यवहार में कुछ ऐसी उपयोगिता राजतंत्र की है जिसके कारण आज भी राजतंत्र बना हुआ है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये नाम मात्र की कार्यपालिका करती है, जैसे संसद के सत्र बुलाना, संसद के सत्र को विघटित करना, संसद को भंग करना, विधायी जो भी कार्य का कानून बन रहे हैं उनको हस्ताक्षर प्रदान करके मान्यता प्रदान करना, किसी विदेशी व्यक्ति का स्वागत करना, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना। लेकिन ये सारे कार्यपालिका के संबंध में जो कार्य हैं वो नाम मात्र तरीके से सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। व्यवहार में इनका प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद कर रहा है। तो एक संसदीय व्यवस्था में ऐसा एक नाम मात्र का व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन है? वो सम्राट है। तो ये उसकी यूटिलिटी है। दूसरा, ब्रिटेन के अंदर सम्राट का पद जो लंबे समय से विद्यमान रहता है ना, एक सम्राट आजीवन अपने पद पर बना रहता है और आजीवन पद पर बने रहने के कारण उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो अपने उस अनुभव के आधार पर वो कार्यपालिका को समय समय पर परामर्श दे सकता है। तो ये परामर्शदात्री भूमिका भी उसकी उपयोगिता को बनाए रखती है। सम्राट का जो पद है वो एक तरह से सूचनाओं का भंडार होता है। वो शासन के किसी भी अंग से सूचनाएं मंगा सकता है, वो कोई भी रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है, उसके पास प्रीवियस अनुभव होता है। तो इन सूचनाओं के आधार पर वो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। तो ये एक और यूटिलिटी है। ब्रिटिश सम्राट इसलिए भी उपयोगी बन जाता है क्योंकि कई बार वो मीडिएटर की भूमिका भी निभाता है। फॉर एग्जांपल 1914 के अंदर आयरलैंड में जो होम रूल का जो आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर एक समझौता करवाने में ब्रिटिश सम्राट, तत्कालीन सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे, उनकी एक प्रमुख भूमिका रही थी। इसी तरह से हम एक और बात बता सकते हैं कि 1930 के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आर्थिक संकट, उस आर्थिक संकट के अंदर ब्रिटेन में एक संयुक्त सरकार का निर्माण किया गया था। संयुक्त सरकार मतलब विभिन्न दलों की सरकार। तो इस संयुक्त सरकार के निर्माण में तत्कालीन जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। तो ये यूटिलिटी है। ये प्रमुख भूमिका क्यों रही? क्योंकि उनका पद, उनका कद, उनका सम्मान इस तरह से है कि लोग उनकी बातों को टालते नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये व्यावहारिक उपयोग राजतंत्र को आज भी बनाए रखे हुए हैं। इसी तरह से हम एक और लॉजिक दे सकते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र का कोई अल्टरनेट नहीं है, विकल्प का अभाव है। इसीलिए राजतंत्र, सपोज करो कि अगर राजतंत्र को हटा दें तो उसका अल्टरनेट क्या होगा? क्योंकि संसदीय शासन में अल्टरनेट तो जरूरी है। राजतंत्र अभी नाम मात्र का मुखिया है, सम्राट नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है, अगर उसको हटा देंगे तो किसी और को बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई उचित विकल्प नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? क्योंकि अगर हम विकल्प की चर्चा करें तो निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है, जिसको कि हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर निर्वाचित प्रतिनिधि हो गया तो क्या होगा? तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं दलीय प्रतिस्पर्धा आ जाएगी कि वास्तविक कार्यपालिका भी किसी दल को रिप्रेजेंट कर रही है और निर्वाचित प्रधान भी, संवैधानिक प्रधान भी किसी दल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक प्रकार से दलीय प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में उभर कर आ जाएगी। या अगर इसका एक दूसरा रीजन और देखें, अगर अमेरिका की तरह गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपना दिया जाए तो भी एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। शासन में अनावश्यक चुनाव का खर्च बढ़ जाएगा और शक्तियों को लेकर वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर टकराव उत्पन्न होगा। अगर फ्रांस की तरह वहां कार्यपालिका को संसद के द्वारा चुन लिया जाए तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी राजतंत्र जो है, सम्राट जो है वो शक्ति शून्य है और संसद के द्वारा यदि चुने जाने की व्यवस्था करेंगे तब भी वो शक्ति शून्य है। तो अनावश्यक क्यों सिस्टम को बदला जाए जब सिस्टम वैसा का वैसा ही रहना है। कहने का मतलब क्या है कि राजतंत्र को यदि समाप्त कर दिया जाए तो उसका कोई उचित विकल्प नजर नहीं आता है।
और उचित विकल्प के अभाव के कारण ही इस ऐतिहासिक संस्था को आज भी बनाए रखा गया है। नेक्स्ट अगला रीजन अगर हम बताएं तो वो बता सकते हैं, जो गैप्स होते हैं, अंतराल होते हैं, उन अंतराल में सम्राट का पद विश्वास का प्रतीक होता है, बिलीफ और फेथ का को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अंतराल का मतलब क्या है? यहां अंतराल का मतलब है दो सरकारों के गठन का बीच का समय। सपोज करो अभी 5 साल हो चुके हैं और एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, आम चुनाव होंगे और उसके बाद नई सरकार आएगी। तो ये जो दो सरकारों के आने के बीच का समय है, इसको हम गैप या अंतराल कह रहे हैं। ब्रिटेन में यह माना जाता है कि भले ही प्रधानमंत्री चला जाए, भले ही लोकसभा के कॉमन सभा के सदस्य चले जाएं, लेकिन हमारा सम्राट अभी भी हमारे सामने है और वो एक ट्रस्टी के रूप में, एक न्यासी के रूप में शासन की सारी शक्तियों को अपने पास रखता है। सम्राट से ये अपेक्षा रहती है, सम्राट सम्राट की वो निष्पक्ष तरीके से राजनीति से दूर रहते हुए एक न्यासी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, गैप में, ये जो गैप आ रहा है दो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का, उस गैप में वो लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमारे हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम अनाथ हैं, बल्कि उन्हें उन्हें ये लगता है कि हमारा सम्राट है जो हमारी शक्तियों का प्रयोग हमारे लिए कर सकता है। तो ये जो विश्वास है गैप्स के बीच में, अंतराल के समय, ये इस विश्वास ने भी सम्राट के पद को बनाए रखा गया, बचाए रखा है। और इसी विश्वास के आधार पर कई बार जो क्राइसिस का समय आया ब्रिटेन में, उसमें एक प्रमुख एडवाइजर की भूमिका ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा निभाई गई है। एक अगला रीजन हम बताएं तो ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सम्राट इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्रिटेन के इंटरेस्ट में काम करता रहा है। उसका अपना जो कद है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी, उस कद उस स्टेटस को लेकर वो इफेक्टिव रोल निभाता आया है। सम्राट, ब्रिटेन का सम्राट का जो पद है वो विभिन्न राज्यों और राष्ट्राध्यक्षों की नजर में एक सम्मानित पद है। इसीलिए उसके साथ श्रद्धा और सम्मान और विश्वास के साथ दूसरे देश के राज्याध्यक्ष अपने संबंध रखते हैं। जब भी ब्रिटिश सम्राट किसी दूसरे देश की यात्राओं पर जाता है तो वहां पर उसके द्वारा ब्रिटिश इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए कार्य किया जाता है। और दूसरे देश चूंकि ब्रिटिश सम्राट ऐसा कर रहा है इसलिए वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को तवज्जो देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट की भूमिका नजर आई। फॉर एग्जाम्पल 1939 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब ब्रिटेन की टर्की के साथ संधि करवाने में जॉर्ज पंचम जो उस समय के सम्राट थे, उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। अगर वो मीडिएटर नहीं होते तो ब्रिटेन की टर्की के साथ ट्रीटी नहीं होती। कहा यह भी जाता है कि जैसे आप लोगों ने सुना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं रहना चाहता था, लेकिन जॉर्ज पंचम जो कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनसे वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे और उसी फ्रेंडशिप का ये फायदा हुआ कि अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन के साथ उसके मित्र के रूप में उसने भाग लिया। तो ये ब्रिटिश सम्राट की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा है जिसके चलते वो वैश्विक परिस्थितियों, वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसीलिए वहां पर राजतंत्र को या सम्राट के पद को आज भी बनाए रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन का सम्राट जो है वो एकता का प्रतीक है। आजादी के पहले, मतलब जो जब उपनिवेश की व्यवस्था थी, तो सम्राट के नाम पर जितने भी कॉलोनियल या उपनिवेश थे उसमें ब्रिटिश सम्राट को एकता का प्रतीक माना जाता था। आज जो कॉमनवेल्थ नेशन है, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, उनकी एकता का प्रतीक इस सम्राट को माना जाता है। ये जितने भी कॉमनवेल्थ स्टेट हैं वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग डाइवर्सिटी वाले हैं और इनके बीच में अगर एकता, समन्वय, सामंजस्य को स्थापित करता है तो वो सम्राट के द्वारा स्थापित किया जाता है। सम्राट के माध्यम से ये अलग अलग राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सम्राट के पद को समाप्त कर देंगे तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के बीच का ये कोऑपरेशन खत्म हो जाएगा। तो ये एकता को बनाए रखने के लिए भी सम्राट का पद हमारे बीच में बना हुआ है। एक आखिरी बात, ब्रिटेन में सम्राट का जो पद है वो कम खर्चीला है।
अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती तो राष्ट्रपति के निर्वाचन उसके चुनाव, चयन प्रक्रिया, उनके कार्यालय, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता। लेकिन आज ब्रिटिश सम्राट के ऊपर ब्रिटिश खजाने का बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। तो ये ब्रिटिश दृष्टिकोण से एक बहुत अल्प व्ययकारी, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था जिस पर ब्रिटिश राजकोष का बहुत कम धन खर्च होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश बजट है उसके 1% का 20वां हिस्सा राजशाही पर या शासन सम्राट के से जुड़े हुए जो खर्चे हैं उस पर संसद के द्वारा खर्च किया जाता है। कोई भी प्रक्रियात्मक व्यय ब्रिटिश सम्राट और उनसे जुड़े हुए क्रियाकलापों पर नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये ब्रिटेन के लिए लाभकारी है, इसलिए भी ये सम्राट के पद की व्यवस्था आज बनी हुई है। तो ये एक और रीजन जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र वर्तमान में भी प्रचलित है। एक और चीज यहाँ पर तर्क दिया जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जो है वो ब्रिटिश समाज का प्रधान है। यहाँ दो अलग अलग बातें हम लोग कर रहे हैं। पहली बात तो हम लोगों ने कही कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधान, संवैधानिक प्रधान सम्राट को बनाया गया है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश समाज है उस समाज का भी प्रधान ब्रिटेन के अंदर सम्राट को बनाए रखा गया है। किस तरह से कि ब्रिटिश लोग, जैसे फिल्मों के अंदर एक्टर जो करता है वो समाज के लोग उसके व्यवहार को, उसके आदतों को, उसकी फैशन को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश सम्राट जो कुछ भी व्यवहार करता है, जिस तरह का वो आचरण प्रस्तुत करता है, वो एक प्रकार का मॉडल, रोल मॉडल जिसको हम कहते हैं, वो लोगों के लिए बन जाता है। उसके द्वारा कही गई बातें, उसके द्वारा अपनाया गया आचरण, उसके द्वारा किया गया व्यवहार, उसके द्वारा अपनाई गई फैशन, वो ब्रिटिश समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, चलन में आ जाती है, प्रचलित हो जाती है। तो इस रूप में ब्रिटिश सम्राट केवल राष्ट्र का ही नहीं बल्कि ब्रिटिश समाज का, आम लोगों का प्रधान है, और उसी रूप में वो लोगों को प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो जब ब्रिटिश सम्राट लोगों का प्रेरक है, उनको लीड कर रहा है उनकी सोशल लाइफ के अंदर, उनके लिए रोल मॉडल बना हुआ है, तो ऐसे रोल मॉडल को, ऐसे लीडर को समाप्त करने की व्यवस्था या सोच ब्रिटिश समाज में नहीं रही है। इसीलिए ब्रिटिश राज व्यवस्था में सम्राट का पद शक्ति शून्य होते हुए भी आज भी प्रचलित है। तो ये कुछ कारण हम लोगों ने देखे जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर आज भी सम्राट का जो पद है वो शक्ति शून्य होने के बावजूद बना हुआ है। और जिस तरह से ब्रिटिश लोग इस सम्राट के पद को देखते हैं, जिस तरह से उसे सम्मान देते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में भी ब्रिटिश राजतंत्र ब्रिटिश राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान बना रहेगा।